अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री 9th जो है प्रोडक्ट टेबल के हवाले से इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट टेबल बेसिकली है क्या। इस प्रोडक्ट टेबल को अरेंज करने के लिए किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो दी है, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रोडक्ट टेबल है बेसिकली ये यकदम से नहीं बन गया। जो प्रोडक्ट टेबल ये एक लॉन्ग टाइम के अंदर जो है क्रिएट हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली प्रोडक्ट टेबल जो है कैसे बना है, इसके अंदर क्या क्या साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। तो प्रोडक्ट टेबल बेसिकली है क्या, जो देखें केमिस्ट्री के अंदर हम डील करते हैं 118 एलिमेंट हैं जो कायनात में मौजूद हैं, जिनमें से 116 डिस्कवर हैं और 2 एलिमेंट जो है इनकी प्रोडक्ट टेबल में जगह छोड़ी गई है, यानी वो अनडिस्कवर अभी तक हैं। तो हम पढ़ेंगे कि ये प्रोडक्ट टेबल बेसिकली होता क्या है। प्रोडक्ट टेबल की मैंने डेफिनेशन लिखी है, बेसिकली क्या है जी, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स, कि जो आपके 118 एलिमेंट है उनको एक खास तरतीब दी गई है, उनको ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर हमने अरेंज किया हुआ है ताकि उन एलिमेंट्स को स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। इन ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को आप नाम देते हैं प्रोडक्ट टेबल का। यानी प्रोडक्ट टेबल के ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ है 19th सेंचुरी के अंदर। 19th सेंचुरी के अंदर जो उस वक्त एलिमेंट जाने जाते थे वो तकरीबन कितने थे जी, 63 एलिमेंट जाने जाते थे और उनके ऊपर जी प्रोडक्ट टेबल जो है वो बनाया गया। क्या है हिस्ट्री अगर आप इसकी जानने की कोशिश करें और हम देखेंगे कि किस किस बंदे ने इस प्रोडक्ट टेबल को अरेंज करने में हेल्प आउट किया है। पहले आपको पता होना चाहिए ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है जी। आपका ये अगर मैं दिखाऊं आपको, प्रोडक्ट टेबल थोड़ा इस टाइप का बना हुआ होता है। प्रोडक्ट टेबल ये जो ऊपर से नीचे अप टू डाउन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, इसको आप नाम देते हैं ग्रुप्स का। और ये लेफ्ट से राइट भी आपको नजर आ रहे होंगे एलिमेंट्स इस तरह भी अरेंज होते हैं, इनको नाम देते हैं पीरियड का। तो प्रोडक्ट टेबल की डेफिनेशन क्या होगी कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट टेबल। के एलिमेंट्स को जब हम ग्रुप और पीरियड में एक तरतीब दे देते हैं तो ये जो 118 एलिमेंट की एक खास तरतीब है, उस तरतीब को हमने नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट टेबल का। इसमें 118 एलिमेंट टोटल मौजूद हैं और जिनमें से 2 अभी अनडिस्कवर है, उनकी जगह छोड़ी गई है। अब हम इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस बंदे ने इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला जो है अगर हम पढ़ें तो डोब्राइनर ट्राइएड्स, यानी उसने 19th सेंचुरी के अंदर जितने एलिमेंट जाने जाते थे उस वक्त तकरीबन 63 एलिमेंट 63 एलिमेंट्स जो उस वक्त मौजूद थे, जो जाने जाते थे, जो डिस्कवर हो गए थे, उनको अरेंज करने के क्या किए एक अटेम्प्ट की, उसने ट्राई की कि इन एलिमेंट्स को एक खास तरतीब में जोड़ा जाए। अब उसने अपना ट्राइएड का कानून पेश किया। लफ्ज के ऊपर गौर करें, ट्राइएड, ट्राई का लफ्ज यानी होता है जी 3 और एड्स कहते हैं ग्रुप को, यानी 3 एलिमेंट्स को उसने क्या किया जी, ग्रुप बनाए। अब उसने अपनी जो अटेम्प्ट की उसने क्या किया, उसने कहा कि इफ वो कहता है कि एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ टू साइडेड एलिमेंट्स। कहता है कि अगर हम 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाएं तो जो साइडों वाले 2 एलिमेंट होंगे इनके एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो सेंट्रल एटम के बराबर होगा। ये ट्राइएड का वो कानून पेश करता है। वो कहता है कि अगर हम प्रोडक्ट टेबल के 63 एलिमेंट को इस तरह अरेंज करें कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाएं तो जो साइडों वाले 2 एलिमेंट होंगे इनके एटॉमिक मास का आप निकालें एवरेज। जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो सेंट्रल एलिमेंट के मास के बराबर आएगा। अब हम देखते उसने एक एग्जांपल भी दी। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137। अगर इनकी दोनों की मैं एवरेज निकालूं, देखिए एवरेज निकालते हैं 137 प्लस 40, इनकी जब मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या बनेगा जी, ये देखिए अगर हम इनको जमा करें तो ये बन जाएगा 7 7 एंड 1 2। इनको आप डिवाइड करें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनता है 88 अप्रोक्सीमेटली बनता है। और स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास आपको ऑलरेडी पता है कि 88 है। इससे मुराद है कि ये ग्रुप उसने सही बनाया ट्राइएड का कि अगर साइडों वाले 2 एलिमेंट्स का आप एवरेज निकालें एटॉमिक मास तो सेंट्रल एटॉमिक मास के बराबर आएगा। इस तरह करके डोब्राइनर ने क्या किया जी, उस वक्त के 63 एलिमेंट्स को एक खास तरतीब देने की कोशिश की।
लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हुआ। उसकी वजह क्या थी? ऑल एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो दिस लॉ। कुछ एलिमेंट जो इस ट्राइएड के कानून को फॉलो करते थे, लेकिन बाकी तमाम 63 एलिमेंट इस कानून को फॉलो करके उनका एटॉमिक मास मालूम करना हमारे लिए क्या था? नामुमकिन था। यानी इसकी फेलियर की वजह क्या है कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इस कानून के ऊपर पूरे नहीं उतरते थे, वो इसको फॉलो नहीं करते थे। कुछ ही ग्रुप ऐसे थे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इस लॉ को फॉलो करते थे, इसलिए इसका काम जो डे ब्रायन का ट्राइएड जो एक्सेप्टेबल ना हो सका। अब नया साइंटिस्ट जो था उसने क्या किया जी? पीरियोडिक टेबल को दोबारा तरतीब देने की कोशिश की। दूसरा साइंटिस्ट जिसने कंट्रीब्यूशन अपना पेश किया वो क्या जी? न्यूलैंड ऑक्टेव्स। न्यूलैंड जो है इसने क्या किया? अपना ऑक्टेव्स का कानून पेश किया। ऑक्टेव्स का लफ्ज़ी मानी होता है जी 8। यानी न्यूलैंड क्या कहता है कि देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज after every 8 element if we arrange the elements according to their increasing atomic mass। ये कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को जितने भी उस वक्त जाने जाते हैं उनको उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दें कि जिसका एटॉमिक मास 1 है, पहले एटॉमिक मास 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9, 10 एंड सो ऑन। वो कहते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बिहाफ के ऊपर अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट है उसकी खुसूसियात पहले एलिमेंट के साथ क्या है? मिलती हैं। बेसिकली इसका जो सारा वर्क था ये म्यूजिकल पियानो के साथ इसने जोड़ा था। इसको पियानो का बड़ा शौक था, तो इसने क्या किया? ये अपना सारा वर्क जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड किया। इसने कहा कि जिस तरह पियानो के बटनों के अंदर हर बटन की खास आवाज निकलती है, जब आप बटन दबाते हैं तो कुछ अरसे के बाद क्या होता है? ये वो दोबारा वही म्यूजिक रिपीट होता है। सेम इसी तरह उसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बिहाफ के ऊपर अरेंज करें तो हर 8 एलिमेंट के बाद 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पहले के साथ मिलती होंगी। इसी तरह 10वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट से मिलती होंगी। इसी तरह यानी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो 16वें एलिमेंट से क्या मिलती हैं कि देयर इज अ रेपिटेशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। हर 8 एलिमेंट के बाद 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से क्या होंगी? मिलती होंगी। जिस तरह इंस्ट्रूमेंट पियानो के अंदर आपकी आवाजें जो है खास तरतीब के साथ निकलती हैं और दोबारा वही रेपिटेशन होती है, बार बार जो बटन दबाएंगे वही आवाज आपकी क्रिएट होगी दोबारा। तो इसके जो ये पहला बंदा था जिसने एलिमेंट्स को 63 को अरेंज तो कर लिया, लेकिन इसकी फेलियर की एक वजह क्या थी? इसकी फेलियर की जो वजूहात हैं वो आपके सामने रखे हैं। एक तो याद रखें, हर बंदे जो अरेंजमेंट कर रहा है उसके अंदर जो सबसे बड़ी इनकी फेलियर की वजह क्या है? ये एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के व्यास के ऊपर अरेंज करते हैं। आपको पता है कि एटॉमिक मास में भी सेम फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। एक से ज्यादा एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो एक जैसा हो सकता है। एटॉमिक मास को बुनियाद ठहरा रहा था डे ब्रायनर भी आपका और आपका न्यूलैंड भी, जो क्या कर रहा है जी? एटॉमिक मास को बेसिकली यूज कर रहा है एलिमेंट्स को तरतीब देने के लिए। तो ये सभी की गलती में यही है कि एटॉमिक मास को, चूंकि उस वक्त अभी तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था, तो अब एटॉमिक एक तो ये गलती है कि ये एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के ब्याज के ऊपर अरेंज कर रहा है, जो कि करना गलत है, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट का एटॉमिक मास एक जैसा हो सकता है। दूसरी फेलियर क्या है जी? अब इसने जो अपने पीरियड और ग्रुप बनाए, जो खाने बनाए हैं, अब डिस्कवर होगा जी आइसोटोप्स। जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो उनका एटॉमिक मास क्या होता है? आइसोटोप्स का एटॉमिक मास जो डिफरेंट हो सकता है। अब एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से ये आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं छोड़ पाया कि आइसोटोप्स को किस जगह पर रखा जाए। एक ही इसकी फेलियर की वजह है। और तीसरी जो वजह है बच्चों क्या है? इसने अपने प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट हैं, जो अभी दरियाफ्त नहीं हुए, उनके लिए जगह नहीं छोड़ी थी। तो जब नए एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो ये सारी तरतीब गलत होगी कि उन एलिमेंट्स को किस जगह पे अरेंज किया जाए, किस जगह पे रखा जाए। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स 1 एंड द एटॉमिक मास एज द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट नंबर 2, और तीसरी है नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए इसने जगह नहीं छोड़ी। ये तीन इसकी फेलियर की वजूहात है। उसके बाद जो है आता है कि मेंडलीव जो है, इसके प्रोडक्ट टेबल की बात करें। मेंडलीव का अगर हम बात करें तो ये पहला वो बंदा था जिसने आपके प्रोडक्ट टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट लिया। सबसे पहले जो प्रोडक्ट टेबल को अरेंज करके ग्रुप्स और पीरियड का कॉन्सेप्ट देने वाला बंदा वो कौन है? मेंडलीव है।
इसके प्रोडक्ट टेबल को सबसे ज़्यादा पजीराई मिली, उसकी वजह यह कि इसने तमाम एलिमेंट्स को सही अंदाज में जोड़ लिया था। लेकिन इसकी भी फेलर की वही वजूहत है कि ये भी क्या कर रहा है जी, एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर एलिमेंट्स को तरतीब दे रहा है। अब जब एटॉमिक मास की बुनियाद दे रहा है तो वहां पे जो आइसोटॉप्स होते हैं विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक मास के होता है डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात की तो उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, तो ये एक खाने में 3 हाइड्रोजन को अरेंज नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि तीनों का मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर ये एलिमेंट्स को तरतीब दे रहा था, यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब हुआ क्या, ये सारे काम सीधे हुए। जब याद रखें 1930 के अंदर एच मॉजले जो था उसने क्या किया, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। एच मॉजले ने एलिमेंट के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर किया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब एटॉमिक नंबर जब 1913 में डिस्कवर हो गया तो उस वक्त आपका प्रोडक्ट टेबल जो उसकी तरतीब बिल्कुल ठीक हो गई। तो यही मेन वजूहात है इनके फेलर की कि सारे साइंटिस्ट जो हैं वो एटॉमिक मास को क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट के लिए बेसिस जो है वो बना रहे हैं, हालांकि एटॉमिक नंबर जो है बेसिस होना चाहिए आपके प्रोडक्ट टेबल के अंदर।